राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि आपकी सरकार जो है विपक्षी नेताओं के फोन हैक कर रही है, उनके डेटा चुरा रही है, क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले में सरकार का क्या रुख है? जैसे राहुल जी ने अगर कहा है कि उनका डेटा चुरा रही है या सरकार उनको बहुत गंभीरता से ले रही है, उनकी बात सुन रही है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिस एप्पल का कंपनी का सहारा लेकर के उन्होंने और कुछ अन्य नेताओं ने ये बात रखी है, वो एप्पल ने इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी के पास है क्या कि कौन उनकी बात को चुराएगा, कौन उनकी डेटा को चुराएगा, है क्या उनके पास? फिर भी क्यों गंभीर है इस विषय को लेकर, अगर उनके पास कुछ नहीं है? वो गंभीर नहीं है। कहते हैं कि अभी राहुल गांधी का मन स्थिर नहीं है। वैसे तो नेता बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं है। मन की जो गति है संसार में सबसे तेज है, उसी प्रकार से उनकी गति चलती रहती है। और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं। और अब राफेल से डायरेक्ट तो टेलीफोन पर आ गए। अभी कुछ दिन पहले राफेल पर चल रहे थे, अब टेलीफोन पर आ गए। तो क्या माना जाए ऐसा? और अभी आप ही लोगों में से कोई कह रहा था कि वो पत्रकार भी बन गए। तो देखिए, जब मन बटा होता है तो काम अच्छा नहीं होता है। राहुल गांधी को मेरी सलाह है कि थोड़ा योगा वोगा करें, ध्यान करें, और पहले वो अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें कि उनका विजन क्या है, वो क्या लेकर के चलना चाहते हैं। जब तक उनके अंदर भटकाव रहेगा, अगर आप उनके 1 साल के बयान देख लीजिए, 1 साल के बयान उठा करके देख लीजिए, वो कहीं अस्थिर है ही नहीं है। तो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या कर्म का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो या विद्यार्थी जीवन हो, जब तक आप अस्थिर नहीं होंगे, आप अपने मन को नहीं कंट्रोल करते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बनकर सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, उनका इंटरव्यू किया है, क्या लगता है उनका आगे का क्या मतलब जो है? देखिए, उनको सत्यपाल मलिक के अलावा कोई मिला भी नहीं जो उनको इंटरव्यू दे दे। तलाशे भी तो अपनी ही 2 कॉपी तलाशा उन्होंने। सत्यपाल मलिक को भी नहीं पता है कि कब क्या बोलते हैं और कितना बढ़कर बोलते हैं। और इंटरव्यू भी किया उन्होंने तो किसी अच्छे व्यक्ति का ना करके सत्यपाल मलिक का किया। तो वही मैंने कहा था कि जब तक मन बटा रहेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। पहले वो अपने मन के ऊपर नियंत्रण करें, अपना एक सब्जेक्ट चुनें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। अब जैसे अभी तक वो बड़े दल के नेता थे, कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर का दल अगर है तो कांग्रेस है। एक समय था कि कांग्रेस कई वर्षों तक इस देश पर राज भी किया है। अब ये छुप रहे हैं किसके पीछे? इंडिया गठबंधन बना करके लालू यादव के लड़के के पीछे छुप रहे हैं, अखिलेश के यादव के पीछे चल करके अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो सत्यपाल मलिक का ले रहे हैं, जो खुद इतना विवादित आदमी है, जो गंभीरता से बात नहीं करता है। तो इनके बारे में क्या कहा जाए? आपके माध्यम से सलाह है कि थोड़ा अपने मन को स्थिर करें। अगर ऐसे में आपका इंटरव्यू लेते हैं वो, तो क्या आप देना चाहेंगे? वो हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे। अब बुला लीजिए, हम दे देंगे। यही बता देंगे कि अपने मन को स्थिर करिए, कोई एक सब्जेक्ट चुनिए। मंजिल पर पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि बीच का जो है 100 किलोमीटर जंप मार करके आप पहुंच जाएंगे। आप देखिए, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, हो सकता मैं अपनी बात को ना कह पा रहा हूँ, लेकिन 1-2 साल के अंदर देख लीजिए
उन्होंने जितने भी विषय उठाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी प्यार बांटते हैं, कभी नफरत बांटते हैं। पदयात्रा इतना शानदार उन्होंने किया, इतना शानदार यात्रा किया कि हम समझते हैं देश में सबसे बड़ी पदयात्रा उन्होंने किया, लेकिन जैसे बोले तैसे सत्यानाश कर दिया। केजरीवाल को लेकर क्या कहें? केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब ईडी हमारे पास नोटिस देती है। अब 4 राज्यों में विचार है कि वो 4 राज्यों में चुनाव लड़ने ना चाहें। देखिए, केजरीवाल अब सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ये ईडी नहीं चाहती है, चाहती है कि नहीं चाहती मेरे पास जवाब नहीं। केजरीवाल चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया और जिस तरीके से शराब घोटाला तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या कोरोना काल के अंदर आप लोग कोई दिल्ली गए थे? अगर गए होंगे तो बाहर के नंबर के गाड़ियों पर उनके गुंडे किस प्रकार से टूटते थे, किस प्रकार से मारपीट करते थे, किस प्रकार से जुर्माना वसूलते थे। हर चौराहे पर इन्होंने, पुलिस नहीं खड़ी होती थी, इनके कार्यकर्ता खड़े होते थे, इनके गुंडे खड़े होते थे, इनके बाउंसर खड़े होते थे हर बॉर्डर पर। एयरपोर्ट के बाहर भी इनके गुंडे खड़े होते थे। बाई चांस अगर कोई किसी का मास्क थोड़ा सा नीचे तो पकड़ लेते थे। और कोरोना काल में जितनी इन्होंने बाहर के लोगों से वसूली की है, मैं तो चाहता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग थे, किसने उनको अधिकार दे दिया था कि प्राइवेट वर्दी, प्राइवेट ड्रेस में आप सीटी लेकर के खड़े हो, डंडा लेकर के खड़े हो, कैमरा लेकर के खड़े हो और वसूली करो और रसीद काटो। ये बहुत फराडिया आदमी है, ये दिल्ली का दुर्भाग्य था। और लेकिन फराड बहुत दिन तक चलता नहीं है, झूठ बड़ी तेजी से चलता है लेकिन उतने जल्दी समाप्त होता है। आप याद करिए अन्ना का आंदोलन, उनका विजन क्या था, उसी आंदोलन से पैदा हुए। आज क्या अन्ना का कोई चित्र भी नहीं लगा होगा इनके घर में? और ऐसा मजाकिया आदमी, इतना कोई विभाग ही नहीं लिया, लेकिन माल लिया। सोचता था विभाग नहीं लेंगे तो बच जाएंगे, और माल लिया तो भैया वो चाहता है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आज जो उसका बयान है कि हम नहीं जाएंगे ईडी के सामने, हम प्रचार में जाएंगे, वो सिर्फ ये चाहता है कि ईडी गिरफ्तार कर ले। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से करता धरता नीतीश थे, अब नीतीश बैक हो रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में हम हुए तो फिर 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो 65 पे, नहीं तो फिर 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन में कितनी खींचतान है? देखिए, मैंने पूर्व में भी मैं ये कह चुका हूँ कि ये गठबंधन राष्ट्र हित का गठबंधन नहीं है, ये परिवार हित का गठबंधन है। इस समय राष्ट्र में कोई ऐसा संकट नहीं आया। आज भी जितने सर्वे आप लोग कर रहे हैं या मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें लोकप्रियता का पैमाना मोदी जी का ही भारी है। और आज तक कोई 50% पर भी कोई लीडर नहीं पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए मोदी जी का 60% है तो 30% पर भी कोई नहीं पहुंच रहा है। कोई 13 पर रुक जा रहा है, कोई 11 पर रुक जा रहा है, कोई 7 पर रुक जा रहा है, कोई 3 पर रुक जा रहा है, कोई 2 पर रुक जा रहा है, कोई 1.5 पर रुक जा रहा है। कुल मिलाकर के मोदी जी की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता अभी समाज में है। और ये जो गठबंधन बना है, ये शुद्ध वंशवादी जो दल हैं उनका अस्तित्व कैसे बचा रहे, उन लोगों ने ये गठबंधन बनाने का प्रयास किया है। और मैं पहले दिन से कायम हूं अपनी बात पर, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक ये लीडर नहीं घोषित करते, लीडर घोषित कर दें, नेतृत्व कौन करेगा। जैसे सन 1977 में 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लीडर घोषित किया गया था।
उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था और उन्होंने कोई पद भी नहीं लिया था। ये आज तक इनके गठबंधन का नेता कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ये आज तक नहीं बना पाए। और कोई एक विचारधारा है नहीं, अन्य अन्य विचारधाराएं हैं, अन्य विचारधाराओं के उस पर काम करते हैं। तो मेरा अभी तक मानना है और कि ये गठबंधन बनेगा नहीं, और बनेगा तो चलेगा नहीं। नेताजी, अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम की यात्रा कर रहे हैं, श्रमणों का नाम नहीं लिया गया है, तो कैसी राजनीति है? ये दुर्भाग्य है, ये सवर्णों का भी दुर्भाग्य है और अखिलेश यादव का भी दुर्भाग्य है। क्योंकि ये भी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ फ्लॉप होगा क्या? साइकिल यात्रा जो चल रही है, आप इस देश में किसी को छोड़कर नहीं चल सकते। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। मोदी जी ने भी नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कैसे छोड़कर के चल सकते हैं? विपक्ष को यूं क्यों कहना पड़ता है कि जब भी मोदी या अडानी के खिलाफ बोलेंगे तो सीधा जेल में उसको जाना पड़ता है? ऐसा क्यों विपक्ष का एक माइंडसेट बन गया है? देखिए, सबके अपनी अपनी पीड़ा है, सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, और उस नब्ज को जब कोई संस्था दबाएगी तो मोदी जी के अलावा इनको कोई बहाना नहीं मिलता है। आपने कहा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है बीजेपी। ऐसे में देवरिया कांड में सिर्फ एक समुदाय से जब मिलकर आती है भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक समुदाय की राजनीति करती है। ये गलत कह रहे हैं आप, ये गलत कह रहे हैं। देवरिया कांड पर हमारा बयान देख लीजिए आप, देवरिया कांड पर हमारा बयान देख लीजिए। जो लोग मिलने गए थे वो एक समुदाय के, मेरा बयान आप देख लीजिए आप। हम भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े, मेरा बयान देख लीजिए।